पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.2 का, और 13 नंबर हमने नहीं बताया था। और हमने कहा था कि 13 नंबर को बताने के लिए ना हम तरीका आपको एक नया सिखाएंगे। हालांकि तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे क्या होगा ना, समझिए ध्यान से। जिसमें 13 नंबर सवाल में कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कि ऐसे कितने हमारे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ना डिविजिबल बाई 7 के जगह पे डिविजिबल बाई 13 दे देता, तो डिविजिबल बाई 23 दे देता, तो डिविजिबल बाई 40 दे देता, तो यानी कि तरीका हमारा यहाँ पे बनाने का हम आपको बस एक ही बताएंगे, और सवाल आपका अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई, यहाँ पे 7 कहा है, वहाँ पे 8 कह सकता है, 9, 10, 11, 12, 23, 24 कुछ भी कह सकता है। तो इसमें ना वैल्यू कुछ भी दे दे आपसे, लेकिन यहाँ पे तरीका जो हम बताने वाले हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। और ये वाला सवाल हमने पिछले वाले क्लास में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये ना थोड़ा सा टाइम तो लेता है समझने में, लेकिन एक बार आप समझ जाइएगा तो जितना भी हार्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दे आप बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको क्या कहा है कि 3 डिजिट नंबर हमारे कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये कहा गया है। चले, तो सबसे पहले यहाँ अच्छा सॉल्यूशन हमारा ये कौन सा है, सॉल्यूशन नंबर 13। तो डिविजिबल बाय 7 कहा है, इसके लिए हमको एक एपी बनाना पड़ेगा। तो 3 डिजिट वाला नंबर कहा गया है, तो 3 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा नंबर कौन होता है, पहले आप ये बताओ। 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा नंबर 100, इसको आप 7 से डिवाइड करो। हम तरीका बता रहे हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। आप इसको 7 से डिवाइड करो, एक बार में, 4 बार में 28, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 2 आया। यदि इसमें हमारा 5 ऐड हो जाए तो 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कितने बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा। चलिए, अब इसको ना हम समझाना क्या चाह रहे हैं इसके थ्रू, ये समझिए। यानी कि यहाँ पे हम 7 से डिवाइड किए हैं 100 को, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 आया। यदि हम इसमें 5 ऐड कर दें तो हमारा ये 7 हो जाएगा, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा। इट मीन्स हमारा सबसे पहला छोटा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, कौन सा होना चाहिए। इसमें हम 5 को क्या कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे, तो हमारा सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा हुआ, 105 हुआ, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा हो गया 105। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसमें 105 में 7 7 7 7 सभी में ऐड करते चले जाओ, आपका ए भी तैयार हो जाएगा। 105 में 7 ऐड करो, 112, इसमें और 7 ऐड कर दो, 119, डॉट 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 डॉट। अब आगे रुक जाइए। अब 3 डिजिट वाला आपने सबसे छोटा नंबर लिया, अब आप 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लो, कौन सा, 999 999। अब इसको आप 7 से डिवाइड करो, कितने बार में, एक बार में, 4 बार में, 2 बार में। चलिए, अब जरा समझिए ध्यान से। अब बताइए यहां पे हमारा क्या होता कि ये हमारा पूरा कट जाता। मान लीजिए यदि आप कहते हैं कि सर यहाँ पे आप यदि 2 प्लस कर देंगे ना तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 7 से पूरा कट जाएगा। लेकिन ना हमको यहाँ पे 2 ऐड करना नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या करो, इस 5 को इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो ये हमारा 4 डिजिट वाला नहीं बन पाएगा, 3 डिजिट वाला ही रहेगा। मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, इसमें 5 बच रहा है, और यदि ये हमारा 5 इसमें माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस किया।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो 999 में आप 5 को माइनस करो, कितना आएगा? 994 आएगा। लास्ट वाला हमने आपको बताया। क्या आपके पास एपी तैयार है? बिल्कुल एपी तैयार है। अब आपका सवाल बन गया, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो, ये जो हमने मेथड आपको बताया है ना, ये आप जरूर बगल में रफ करके लिख लीजिएगा। एकदम ऊपर में आप हेडिंग डालिए, रफ हेडिंग दीजिए और इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यही कंडीशन आप हर एक नंबर के साथ लगाएंगे, 8, 9, 10, 11 जिससे भी पूछे उसी से। बस इसमें आपको ध्यान ये रहे कि जब से छोटा नंबर हम 3 डिजिट का लेंगे तो वो जो हमारा लास्ट में बचेगा उसको हम ऊपर में प्लस करेंगे, और जब हमारा सबसे बड़ा नंबर लेंगे 3 डिजिट वाला उसको प्लस करने के बजाय माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने एपी आपका तैयार है। कैसे एपी तैयार हुआ देखिए, एक बार दोबारा बता रहे हैं। आपने 100 को 7 से डिवाइड किया, आपके यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। यहाँ पे हम यदि 5 ऐड कर दें तो हमारा ये 7 बन जाएगा, और 7 7 से एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए था? 105 होना चाहिए था। 105 हमने लिखा। अब 7 से आप डिवाइड कर रहे थे तो हर किसी में 7 7 7 7 आप ऐड करते चले जाइए, तो आपका एपी तैयार हो गया यहाँ तक। और लास्ट वाला आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको आप डिवाइड करो, लास्ट में आपका रिमाइंडर 5 आ गया, और 5 को आप इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। तो अब यहाँ से ना आप कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 105, कॉमन डिफरेंस कितने का है आपके पास? 7 का है, और लास्ट वाले को हम लोग क्या कहते थे? nth टर्म, तो कितना है? 994। ओके, अब क्या निकालना था हमको कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है, यही यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, सिंपल सा। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म तो अभी तुरंत निकाला आपने। फर्स्ट टर्म आपके पास है 105, एन आपको नहीं मालूम है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है 7 है। 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। चलो यहीं पे एक काम कर लेते हैं पहले, -105 प्लस 7 बराबर 7n। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, जैसे 994 में 105 आप माइनस करोगे। चलो माइनस करने के बजाय पहले आप प्लस ही कर दो, अच्छा रहेगा। 7 4 11 की एक हाथ में 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1 9 1 10, इतना आ गया। फिर 105 को आप माइनस कर दो, तो 11 में 5 गया 6 9 9 996 आ गया आपके पास। 996 सही है। एक मिनट 994 में हमने इतना किया, तो 11 में 6 5 गया तो 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9, सही तो है। ओहो सॉरी, इससे कह रही, इसमें हमारा 9 बच गया, 9 में 1 गया तो 8, सॉरी 896। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 7n, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा पूरा कटना चाहिए? 896 को एक बार करके देख लेते हैं, एक बार में, 2 बार में, 8 बार में, सही है। 128 बराबर n, 128 आपका आ गया n। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 128 यानी कि 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारा 7 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तरीका आपका बनाने का हो गया। तो आप लास्ट में चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हैंस टोटल 120 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, जो कि कितने नंबर, कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे। बस आप इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हैं। चलो हम लिख भी देते हैं, हैंस
टोटल 128 3 digit numbers are divisible by 7, यानी कि 3 डिजिट वाले हमारे पास टोटल 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, और तरीका आपके पास यही है। हालांकि देखो इसको ना और आसान तरीके से, मतलब कि तरीका तो थोड़ा सा आप लगाएंगे ना तो बन जाएगा। जैसे आप एक एक करके डिवाइड करके देखो, पहला टर्म कौन होगा, दूसरा टर्म कौन होगा, इसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए आप ये तरीका लगा लीजिएगा, ये आप आराम से आपका सवाल बना के दे देगा। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 14 आपको बना के दिखाते हैं, और सॉल्यूशन नंबर 14 भी हमारा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें हमारा डिविजिबल का बात हुआ था, इसमें हमारा मल्टीपल का बात हुआ है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने हमारे 4 के मल्टीपल लाई करते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, जो डिवाइड कर दे पूरी तरीके से। तो 10 और 250 के बीच में, तो पहला तो आप बोलोगे कि सर पहला हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए, 12, पहला 12, तो यहाँ पे आप पहला बोल दोगे 12। उसके बाद 4 से मल्टीपल है, देखो जब भी मल्टीपल का है ना तो उसका सिंपल आप टेबल पढ़ दो बस। तो 4 का मल्टीपल कहाँ है, तो पहला हमारा क्या हो गया 12, क्योंकि 10 तो करता नहीं है, 11 कटेगा नहीं, 12 पहला हो गया हमारा। और उसके बाद सभी में 4 आप ऐड करते चले जाओ, क्योंकि 4 से मल्टीपल कहा गया है, तो अगला क्या होगा 16, 20, 24, 28 डॉट 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 डॉट। अगला हमारा है 250। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल 4 के बजाय मल्टीपल कहाँ था 48, 96, 128, तब कैसे निकालते आप। छोटे छोटे नंबर का मल्टीपल निकालना बड़ा आसान होता है, आप क्या करो बस उसका टेबल पढ़ दो। लेकिन जब बड़े नंबर का मल्टीपल पूछे तो क्या करेंगे, उसमें भी आप यही तरीका लगाइएगा। बता देते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको किसके किसके बीच में कहा, 10 और 250 के बीच में कहा कि ऐसे कितने हमारे 4 के मल्टीपल हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो चूंकि नंबर छोटा है तो आप ऐसे आराम से पता कर लोगे, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 ना कहा के मल्टीपल ऑफ 48 कह दे, मल्टीपल ऑफ 47 कह दे, तो कैसे निकालेंगे इसको आप ऐसे समझिए। जैसे देखो 4 से मल्टीपल कहा है ना इन दोनों के बीच में, तो सबसे इन दोनों में छोटा कौन है, ये 10 वाला। तो 10 को आप डिवाइड करो किससे, 4 से मल्टीपल कहा है तो 4 से डिवाइड करो। तरीका वही वाला बता रहे हैं हम, 2 से लग जाएगा कितने बार में, 8 बार में, 2 बच गया। तो अब बताइए यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा नंबर डाला जाए जो कि डिवाइड करने में पूरी तरीके से कट जाए। आप कहोगे कि सर इस 2 को आप हटा दो, आप 2 को हटाओगे तब वो 10 से 250 के बीच में थोड़ी रहा, वो तो 8 से फिर 250 के बीच में हो जाएगा। हमको नीचे नहीं जाना है, हमको 10 से ऊपर ही जाना है और इससे नीचे। ठीक है, तो इसमें हम यदि 2 और ऐड कर दें तो हमारा ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 हमारा एक बार में लग जाएगा। इट मीन्स ये हमारा 10 के जगह पे कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। तो हमारा पहला निकल गया 12। अब आप क्या करो, 12 के बाद 4 का मल्टीपल कहा था, अच्छा इसमें डिविजन कितने का कहा था 7, आप सभी में 7 ऐड किए थे। अब यहाँ पे 4 का मल्टीपल कहा है तो सभी में कितना ऐड करो, 4 4 4 4 आप ऐड करते चले जाओ। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हमको चाहिए एक लास्ट वाला, यानी कि लास्ट वाला हमारा ये है, तो इसको अब डिवाइड करो। सेम तरीका है जो यहाँ है वही तरीका यहाँ पे है। 250 को अब डिवाइड करो 4 से, कितने बार में, 6 बार में 24, 2 बार में 8। चलिए अब बताइए ये 2 हमारा लास्ट में बचा, यहाँ पे ऐसा हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए और ये हमारा ऑर्डर भी ना गड़बड़ाए। तो क्या हमको इसमें 2 ऐड करना चाहिए, ऐड करेंगे तब तो 252 हो जाएगा, जो कि हमको आगे जाना नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला नंबर हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 250 में 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 248। बस इसी तरीके से करना था आपको। क्या दोनों में तरीका आपको सेम लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल तरीका सेम लगा। चाहे डिविजिबल वाला सवाल आए चाहे मल्टीपल वाला सवाल आए, तरीका आप यही बनाइएगा।
हालांकि जब आसान सा सवाल रहे ना, तरीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको आप आराम से इसे बना दीजिएगा। लेकिन जब मल्टीपल ऑफ 48, 49, 52, 53 ऐसा नंबर आ जाए, तब आप ये वाला तरीका लगाइएगा, तो आराम से आपका एपी तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा एपी तैयार है, अब आराम से बन सकता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, nth टर्म हमारे पास है 248। अब क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है, मतलब जो कि सिंपली 4 के टेबल में आ जाएगा, वही पता करना है हमको। चलिए पता करते हैं। अब हमको मालूम है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा है 248 बराबर फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, ये माइनस करेंगे तो हमारे सामने 8 आएगा, 8 प्लस 4n, 248 माइनस 8 बराबर 4n, 240 आ जाएगा बराबर 4n। तो 240 डिवाइडेड बाई 4 बराबर n, इसको आप काटोगे तो 60 आएगा, 60 बराबर n। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे हो गए? 60 हो गए। इसका मतलब हो गया कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 का टोटल मल्टीपल कितने हैं? 60 मल्टीपल। इसका मतलब हो गया कि आप 4 का टेबल पढ़ते जाओ, पढ़ते 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 जब आप 250 तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 के टेबल में हमारे 60 टर्म आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लास्ट में चाहेंगे तो चाहे तो लिख भी सकते हैं कि हैंड्स टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 60। चलो हम थोड़ा सा लिख देते हैं सजा के, हैंड्स टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 आर 60। यानी कि 250, 10 और 250 के बीच में हमारा टोटल मल्टीपल 4 के कितने हो गए? 60 हो गए। यही आपका आंसर है। तो ये तरीका आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ना ऐसा आसान नंबर नहीं देने वाला, आपको थोड़ा सा टफ नंबर देगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो सके। तो ये तरीका आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान में आपको ये रखना है कि पहली बार में हम लोगों को प्लस करना पड़ता है और लास्ट वाले में हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। 14 के बाद अब आइए यहाँ 15 पे, इसको मिटा दें। सॉल्यूशन नंबर 15। पहले सवाल पढ़िए एक बार क्या है। सवाल में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। हमारे पास 2 एपी है, पहले वो 2 एपी हम लिख लेते हैं। बताइए फर्स्ट एपी क्या है? 63, 65, 67 फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी क्या है? 3, 10 और 17। चलिए हमारे पास 2 एपी है और इसमें ये कहा है ना, इन दोनों एपी में से हमारा, इस एपी का भी और इस एपी का भी, वो कौन सा ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स है जिसपे दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते 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 कहाँ तक जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते 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 हम कहाँ तक जाएंगे कि दोनों का वैल्यू हमारा मैच हो जाए। इस एपी का भी और इस एपी का भी वैल्यू दोनों सेम दिखने लगे, वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा हमारा। ठीक है, वही हमको पता करना है।
चलिए, तो हमको इसमें पता करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग इसमें कुछ पहले काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, फॉर फर्स्ट एपी। पहले एपी में आप जरा बताओ तो पहले एपी को देखकर कि फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, 63। कॉमन डिफरेंस कितना है, 65 में 63 कर दो, 2 कॉमन डिफरेंस है। तो इसका nth टर्म यदि हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, nth टर्म इसका निकलेगा, हालांकि फॉर्मूला हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो इसका nth टर्म निकलेगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 और 61 प्लस 2n, ये इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद सेकेंड एपी के लिए काम करते हैं, फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 7 है। इसका nth टर्म का भी फॉर्मूला तो खैर सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका nth टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हमारा 7n माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। दो हमारे पास अब इक्वेशन आ चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेट करने का मतलब दोनों को इक्वल कर दो। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 61 प्लस 2n है, सेकंड इक्वेशन आपके पास 7n माइनस 4 है। इक्वेट क्यों कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आखिर इन दोनों एपी का वो कौन सा टर्म है जहां पे दोनों एपी का वैल्यू सेम आ जाए। तो इसलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ भी केवल n दिख रहा है, इसमें भी n दिख रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 61 प्लस 4, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 7n माइनस 2n, ये 65 बराबर कितना हो जाएगा, 5n, 65 बाई 5 बराबर n, ये हमारा 13 बराबर n आएगा। अब इसका मतलब समझिए आखिर हुआ क्या। देखिए यहाँ पे ना n का वैल्यू 13 आया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, 13 आ गए, 13वां वाला टर्म आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ना दो एपी था, एक एपी आपके पास ये वाला है और एक एपी आपके पास ये वाला है। ठीक है, इस एपी को आप आगे बढ़ाओ, 13वें नंबर पे आ जाओ, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाओ, 13वें नंबर पे आ जाओ। चलो मान लो कि हम यहाँ पे 13वें नंबर पे आ गए। ठीक है, इस एपी में कितना है, 3, 10, 17, आगे बढ़ते 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 कहाँ तक आ जाओ, इसमें भी 13वां नंबर आ जाओ। तो इन दोनों टर्म में जो हमारा 13वें वाले नंबर पे पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा, उन दोनों का नंबर वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर सेम कैसे हो सकता है, इसमें 63, 65, 67 है, इसका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर होगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा नीचे है, 10, 3, 10, 17, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, कैसे सेम हो सकता है, कुछ लॉजिक नजर आ रहा है, सेम हो सकता है। आप आगे बढ़ा के देखना कभी मौका मिले तो, लेकिन सेम हो सकता है। मालूम है क्यों, क्योंकि देखो इसमें ना केवल डिफरेंस कितने का है, दो का डिफरेंस है, मतलब कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। देखो पहले ध्यान से, तो ये धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते 13वें स्थान पे जब आएगा, और देखो इसमें ना डिफरेंस दो का है केवल, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो 13वें स्थान पे जब ये दोनों आएगा तो दोनों का वैल्यू हमारा सेम दिखेगा। यही इस सवाल के कहने का मतलब था, कोई दिक्कत इसमें। तो अब लास्ट में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हैंस 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि हैंस 13th टर्म, हाँ दोनों सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है। हैंस 13th टर्म ऑफ both the APs, and 13th term of both the APs are equal।
यानी कि 13वें स्थान पे जो दोनों एपी का वैल्यू होगा वो दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू होगा। ये आपका सवाल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। 15 के बाद अब आप आइए 16 नंबर पे। 16 नंबर में कहा गया है डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। चलो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन 16, थर्ड टर्म कितना कहा, 16 कहा। हाँ थर्ड टर्म 16 कहा है। अच्छा थर्ड टर्म 16 कहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपको पता है, a प्लस 2d बराबर 16 कह रहा थी, आप पहला मान लो। ऑल्सो अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे में ही आपको कंफ्यूजन हो गया होगा क्या है, देखो अब कहा है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म। एक्सीड्स ये सब क्या कहा है बाद में देखेंगे, लेकिन दो टर्म के बारे में बात हुआ, एक सेवंथ टर्म और एक फिफ्थ टर्म, एक सेवंथ टर्म और एक फिफ्थ टर्म, यही बात हुआ है। अब कह रहा है ना कि सेवंथ टर्म जो है पांचवें वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी कि ये ऑलरेडी 12 ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ये ऑलरेडी 7 ज्यादा है, सॉरी 12 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 12 हम प्लस कर देंगे, तो इधर भी आप 12 प्लस कर दो। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, बन गया। A7 का मतलब क्या है, a प्लस 6d। A5 का मतलब क्या है, a प्लस 4d प्लस 12 तो हमारा यहाँ पे है ही, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। चलो एक मिनट, कितना था, सेवंथ टर्म था, फिफ्थ टर्म था और 12 था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा और सोचा जाए तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों तरफ a है, तो ये दोनों हमारा a कैंसिल हो जाएगा, इधर 6d है, माइनस 4 इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास केवल 12 बचेगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2d बराबर 12 आएगा, d बराबर 12/2 और d बराबर आ गया आपका 6। कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, 6 आ गया। अब क्या पूछा गया था आपसे, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना है। अच्छा एपी का आपको जनरल फॉर्म याद आ रहा होगा, एपी निकालने के लिए मात्र आपको दो चीज चाहिए होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे सामने है, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में, ए निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी अभी तुरंत हमने निकाला 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a इक्वल्स टू 4। अब देखिए ध्यान से, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, क्या अब आपका एपी नहीं निकल जाएगा, और एपी निकालने के लिए आपके पास जनरल फॉर्म मालूम है, जनरल फॉर्म क्या था एपी का, एपी विल बी, एपी का जनरल फॉर्म था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 आ गई है आपका, बढ़ता चला जाएगा। अब ये काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको एक एपी बना कर दिखाना है। फर्स्ट टर्म है चाहिए हमको, इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, ए प्लस डी करो यानी कि 4 प्लस 6 करो, निकल जाएगा, इसको पुट करो, इस पे पुट करो, इस पे पुट करो, अब आपका एपी तैयार है। ये आपसे बन जाएगा, ये छोड़ दे आपके ऊपर। जनरल फॉर्म यदि आपको मालूम है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यदि आपको मालूम है तो आपका एपी आराम से निकल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसको आप बना लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े हम लोग। तो 16 नंबर एपी का जनरल फॉर्म हमने लिख दिया है, इसका बस आपको एपी बना के तैयार करना है, ये काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 के बाद अब आइए आप 17 नंबर पे।
सॉल्यूशन 17। क्या है 17, देखिए ध्यान से। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ नहीं करना है। आपके पास एपी दिया गया है ना, कह रहा है ना कि इस एपी के लास्ट से 20वां वाला टर्म हमको निकाल के दिखाओ। लास्ट से करना कुछ नहीं है, बस एपी को ना उल्टा कर दो और कुछ नहीं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए 17 में एपी क्या है आपके पास, एपी पहले बोलो तो क्या लिखा हुआ है, 3 है, 3 8 13, लास्ट में है 2 5 3। यानी कि हमको कह रहा है कि लास्ट से आप आओ और इसका 20वां वाला टर्म हमको निकाल के दिखाओ। लास्ट से कुछ नहीं करना है, एपी को ही आप पलट दो। कैसे पलटोगे, आपका हो जाएगा 253 पहला टर्म, फिर डॉट 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 13 8 3, ये आपका एपी है बस। अब जब आपके पास ये चीज आ गया है तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं वैल्यू। फर्स्ट टर्म आपके पास है 253, कॉमन डिफरेंस आपके पास है कितना, 8 में 13 घटा दो, 5 सॉरी 8 में 13 घटाएंगे तो -5। आपके पास दो चीजें। अब आपको क्या निकालना है, 20वां वाला टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है। अब लास्ट आप भूल जाओ, सिंपल से आप 20 टर्म निकाल के दिखा दो। देखो जब आप इस एपी को एक बार पलट देंगे ना तो लास्ट वाला क्या है वो भूल जाओ आप, सिंपली आप जैसे निकालते थे वैसे निकाल के दिखाओ। 20वां वाला टर्म हमको पता करना है, तो 20वां वाला टर्म पता करना है तो A20 का मतलब क्या है, A प्लस 19D। तो A आपके पास है 253 प्लस 19 इंटू डी आपके पास है -5। 253 माइनस 19 5 जा 95। 253 में 95 को माइनस करो, 13 में 5 गया, कितना बचेगा 8। 14 में 9 गया 5, 158। हैंड्स 20वां वाला टर्म जो है वो आपका 158 आएगा। यही आपका आंसर है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस एपी के पीछे जाएंगे, पीछे जाते 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 20वें वाले टर्म पे आप आएंगे तो आपको ये 158 दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आपका सवाल नंबर 17 कंप्लीट होता है। तो जब लास्ट वाला ऐसा कुछ आ जाए ना, आप कुछ नहीं करना, बस एपी को ही पलट देना। उसके पलटने के बाद फिर आप फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो, और उसके बाद जैसे आप बनाते थे वैसे बनाते हैं, ये आपका आंसर निकल जाएगा। 17 के बाद सॉल्यूशन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 पे आइए, देखिए 18 में क्या कहा गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छा, चौथे और 8वें, यानी कि A4 प्लस A8 का वैल्यू 24 दिया गया, ये है ना, हाँ 24 है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, A4 का मतलब A प्लस 3D प्लस है, प्लस A8 का मतलब बराबर 24। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप। A प्लस A कितना, 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। अब इसमें से आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं बाहर, इसमें से आप 2 बाहर निकालोगे कॉमन तो क्या बचेगा, A प्लस 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस 5D बराबर कितना, 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6 और 10 ऑल्सो 6 टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर 44। ये है ना, A6 है और A10 है, 44 दिया गया, बिल्कुल सही। इसको भी वैसे निकाल लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। तो इसका हो जाएगा A प्लस 5D और इसका हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल था। इसका हमने ये कर दिया, इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2A प्लस 14D बराबर 44। इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो A प्लस 7D बराबर कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो A प्लस 7D बराबर 44 डिवाइडेड बाई 2।
ए प्लस 7d बराबर हमारे पास आ जाएगा 22 और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या निकालना था आपको इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा आप बताइए ध्यान से पहले, आप आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, क्या इसको आप सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म? ऐसा वाला आपने बनाया है, चलो एक बार हम बना भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 5d बराबर 12, सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस 7d बराबर 22। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -2d आएगा बराबर -10, तो d बराबर -10 बाई -2, तो d बराबर 5, कॉमन डिफरेंस 5 आया, d का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें या फिर इसमें, तो हमको फर्स्ट टर्म में निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं वो भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं पुट। फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 5d बराबर है 12, हाँ तो a तो हमारा वैसे ही रहेगा, 5 इंटू डी अभी तुरंत हमने निकाला इंटू 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12, 12 माइनस 25, तो a बराबर -30, यही निकालना था आपको फर्स्ट टर्म, निकल गया फर्स्ट टर्म। बस फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी है, 3 टर्म निकालना है, क्या दिक्कत है, फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, 3 टर्म निकालना है। चलिए आपको नहीं भाई मालूम है ना, तो आप एपी का जनरल फॉर्म निकालिए। तो एपी आपका क्या है, एपी विल बी, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, ए प्लस डी ए प्लस 2d, 3 ही टर्म पूछा है ना, तो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। अब आप वैल्यू पुट कर दो बस, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। 3 टर्म पूछा गया था और जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस है जो कि आपके पास है यहाँ भी और यहाँ भी, बस आप प्लस करके मल्टीप्लाई करके आप इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और यहाँ का तीसरा वाला, बस इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए इसको आप कर लीजिए, एपी को निकाल के दिखाइए कितना होगा। 18 कंप्लीट हो गया, समझा जाए कंप्लीट। चलिए 19 पे आते हैं। 19 हमारा थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, बन जाएगा। तब तक आप इसका निकाल के दिखाइए, हम इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं, तब तक इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 19 में क्या कहा गया है देख लीजिए ध्यान से, इसको यहाँ तक लिख लीजिए, इसको बाकी आप घर से भी कर सकते हैं। 19 देखिए क्या है, 19 में कहा जा रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? अच्छा हिज लग गया, मतलब ये एक मेल है, ठीक है ना, मतलब कि सुब्बाराव जो है 1995 से किसी कंपनी में काम कर रहा होगा और उसको एक साल का सैलरी मिलता था 5,000 रुपया। ठीक है, सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सुब्बाराव ने काम करना शुरू किया 1995 में और उसको एक साल में पेमेंट मिलता था, पूरा साल के अंत में मिल जाता होगा पूरा एक ही बार में, वो 5,000 रुपये मिलता था। और उसके मालिक ने कहा कि देखो भाई सुब्बाराव, अब तुमको ना, तुम शुरुआत तो किए हो 5,000 रुपये, लेकिन अब क्या करेंगे हम, तुमको हर साल तुमको 200 रुपये पेमेंट बढ़ाते चले जाएंगे तुम्हारा। तो आखिर बताइए कि कौन से साल में, यानी कि कितने साल के बाद इसका जो पेमेंट है वो 7,000 रुपया सालाना पुर जाएगा। तो चलिए आप इसको ना इसे समझिए, बहुत मजेदार सवाल है। इन कब शुरू किया काम, इन 1995 नहीं, अच्छा 1995 में उसको कितना पैसा मिलता था,
और अगले साल जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि हर साल उसके सैलरी में 200 रुपये बढ़ते जाएगा, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ₹5000 प्लस 200। 1997 में कितने हो जाएंगे, फिर से 200 बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे करते 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 उसका सैलरी आगे बढ़ता चला जाएगा और आखिर कितने साल में उसका सैलरी 7000 रुपये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा होगा। तो पहला तो हमारा 5000 ही आएगा, दूसरा हमारा 5200 आ जाएगा, तीसरा हमारा 5400 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना उसका पुर जाता है, 7000 पुर जाता है। ये एपी का कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म में 5000 है, आपके पास कॉमन डिफरेंस है कितने का, 200 रुपए का, nth टर्म कितना है आपके पास, 7000। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है, आखिर कितने साल में उसका सैलरी 7000 रुपया पूर जाएगा। तो निकालते हैं, जरा देखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला तो अब आपको मालूम ही है, इतना बार आप लिख चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका तो आपको वैल्यू मालूम है, 7000 है। फर्स्ट टर्म आपके पास है 5000 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 200 है। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 n माइनस 200, 7000 माइनस 5000 प्लस 200 बराबर 200 n। हमने इन दोनों को 5000 को और माइनस 200 को इधर लेकर आ गए हम। अब 5000 में आप 2000 माइनस 7000 में 5000 माइनस कीजिएगा तो आपके पास बचेगा 2000 प्लस 200 बराबर 200 n। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2200 आएगा बराबर 200 n। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, देखते हैं कितना आता है, 0 0 0 0 कैंसिल, और ये आपका 11, यानी कि 11 इक्वल्स टू n। यानी कि 1995 में वो काम शुरू किया, 1995 से 11 साल के बाद उसका जो सैलरी है वो 7000 पूर जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। तो हैंस इन 11th ईयर, यानी कि 11 साल के बाद 11वें साल में, हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000, यानी कि 7000 उसका सैलरी बन जाएगा 11 साल के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल नंबर 20 हमारा एक लास्ट बच रहा है, ये वाला मिटा दे, बना लिए होंगे। लास्ट है सवाल नंबर 20। पढ़ते हैं, क्या है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, फाइंड n। यानी कि रामकली जो है ना, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे नया साल आया और नए साल से वो ये प्रॉमिस करती है अपने आप से कि हम हर सप्ताह जो है ना सेविंग करेंगे, ठीक है। और पहले सप्ताह वो अपने गुल्लक में कितना रुपया रखती है, 5 रुपया, और वो ये भी प्रॉमिस करती है कि हर सप्ताह जो है हम 1.75 रुपये उसमें और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे।
ठीक है, यानी कि पहले सप्ताह में वो जमा करती है गुल्लक में कितना 5 रुपया, अगले सप्ताह कितना करेगी 5 रुपया तो करेगी ही, पर उसमें और एक्स्ट्रा कितना करेगी 1.75 रुपीज़ करेगी। आखिर बताइए कि कितने सप्ताह के बाद उसका सेविंग 20.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वीक इन फर्स्ट वीक में वो कितना जमा करती है 5 रुपया। सेकेंड वीक में कितना करेगी सेकेंड वीक में वो 5 रुपीज तो करेगी प्लस 1.75 और करेगी, 1.75 है ना, हाँ बिल्कुल। और थर्ड वीक में कितना करेगी 5 रुपया करेगी ही, 1.7 रुपया जमा वो भी करेगी और फिर से 1.75 करेगी। ये हो गया। और यहाँ से आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा होगा। एपी हमारा क्या बनेगा 5 कॉमा, इसमें आप इतना ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। 6.75 में 1.75 फिर आप ऐड करोगे तो 0 एक साथ एक 8, 8.50 और डॉट डॉट करते 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 इसका सेविंग कितना हो जाता है 20.75 ना, हाँ 20.75। इसमें से आपको कंक्लूजन भी कुछ दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 1.75 का है, nth टर्म आपके पास 20.75 है। अब आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म आपको दिया हुआ है 20.75 बराबर फर्स्ट टर्म भी है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है 1.75। चलिए इसके आगे हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इतना आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आगे आपको सोचना नहीं है, इससे मत घबराइए कि पॉइंट वाला है, बनेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो n का वैल्यू आ जाएगा तो आपका पता चल जाएगा कि आखिर कितने सप्ताह के बाद उसका जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ पहुँच चुका है। ठीक है, कि आपके ऊपर हम छोड़ दे, इतना सा काम हो जाएगा। चलिए इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है वो कॉन्सेप्ट हम लोग अपने अगले वाले क्लास में समझेंगे। यानी कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे हम 5.3 एक्सरसाइज में कूदने वाले नहीं हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 को बनाने से पहले इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, सम वाला फॉर्मूला है, वो आपको समझाएंगे हम, वो क्या कहना चाहता है वो बताएंगे, एक दो सवाल बताएंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर हम आपको जाके एक्सरसाइज 5.3 बनवाएंगे, तब जाके आपको आप समझ पाएंगे, और जब आप बनाएंगे तो आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 5.3 बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।